पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, डीएनए आरएनए वो सारा चीज़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है। तो आपको मैंने बोला था एक कोड याद रखने के लिए, वो कोड क्या था? क्या था? मैं खुद कोड भूल गया। अच्छा, शायद ये था ना, AGUT था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करने के लिए बोले थे? ए नहीं, ये था GUGCAT या फिर यू। ठीक है, यही ना था, GCAT। GC हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगा या फिर इन दोनों, या इन दोनों में। देखो टी जो होता है वो होता है अपना डीएनए में, और यू होता है यूरासिल। टी से थाइमाइन। थाइमाइन होता है किसमें? तो सर थाइमाइन होता है अपना डीएनए में, और यू होता है यूरासिल। तो आपको क्या मैंने बोला था, क्या क्या याद करने के लिए? तो आपको याद करने के लिए मैं अभी GUA, फिर से गलती, GCAT और GCAU। ठीक है, ये किसके लिए था? तो ये था डीएनए। ये किसके लिए था? तो ये था आरएनए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें। हो गया? ये कोड याद रखना। इसका नाम जी फॉर क्या था, सी फॉर क्या था, ए फॉर क्या था, वो तो सारा मैंने उस वीडियो में बताया। तो आप प्लीज़, अगर आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो जाके देखना। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इंजाइम्स पढ़ेंगे। ये मुश्किल से अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है। मैंने बोला था कि 2-3 वीडियो और बनेगा, लेकिन मैंने इसी में कंपाइल कर दिया, और वीडियो भी बहुत छोटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बहुत लोग का रिस्पॉन्स आ रहा था कि वीडियो स्मॉल बनाइए, 100 साइज में सर। तो ठीक है, तो कोशिश करते हैं। 30 मिनट तो अपने में छोटा है, तो और क्या उसमें छोटा कर सकते हैं। चलिए आगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इंजाइम्स, दीज आर बायो कैटलिस्ट। देखो ये बायो कैटलिस्ट है, मैंने शुरू में ही बोला था, जब आपका डीएनए का पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था बायोमोलिक्यूल का, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में होता है, और बायोलॉजी में बायोलॉजी वाला कैटलिस्ट होता है। क्या कौन कौन सा कैटलिस्ट होता है बता? जितना भी कॉपर है ना, जितना भी कॉपर, सॉरी मेटल, जैसे कि कॉपर हो गया, और क्या क्या, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, वो सारा जो है बायो कैटलिस्ट है। देखो, यूज एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट दोज रिएक्शन विच लिविंग अकर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या डिफिनेशन देख सकते हैं? तो दीज आर बायो कैटलिस्ट यूज इन इंक्रीज द, ये भी याद रखो, इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि बोल सकते हैं, सिंपली रफ लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि खाना जो हम लोग खाते हैं, उस दिन भी मैंने बोला था, तो पचाता जो है, मतलब जो पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें भी कैटलिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो थोड़ा स्पीड अप होता है, ऐसे स्पीड अप करता है। नहीं तो अगर वो नहीं होता तो बहुत, मतलब समय लग जाता हम लोग के खाना पचने में। अभी भी लगता ही है, कम से कम 5-6 घंटा लगता है खाना पचने में, लेकिन कैटलिस्ट थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। देखो आप क्या बोला, ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो इंजाइम जो है, मैंने एक ग्लोबुलर का एक वीडियो बनाया था, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसी वीडियो में शायद, मुझे याद तो नहीं, आपको टॉपिक दिख जाएगा। अ, एक ग्लोबुलर था, एक फाइब्रस था, जिसमें मैंने बोला था केराटीन का बात बताया था, केराटीन बाल। और ग्लोबुलर में हम लोग इंसुलिन का बात कर रहे थे। जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है उसको ग्लोबुलर, जो प्रोटीन और जो जो नहीं चेंज होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ से क्या था? फ्रक फाइब्रस। फाइब्रस ही ना था, फ्लैब्र, एक मिनट। हाँ, तो एक ग्लोबुलर था और दूसरा फाइब्रस था। तो मैं ये फाइब्रस का नाम याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एक से बोल दिया था, लेकिन कंफर्म करने गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये ऑलमोस्ट जो ऑल एंजाइम्स होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, पहला बात। ठीक है, अच्छा। दे इंक्रीज द स्पीड, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब क्या? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है इंजाइम्स का रेट। सही बात है सर। ऐसा होता है ना कि तुमने सुना होगा कि मम्मी से कि ये रात में कम खाओ, गर्मी के दिन में, अभी गर्मी का समय है, कम खाओ, नहीं तो ज़्यादा खाओगे तो
गैस बन जाएगा, मतलब उल्टी ऐसा फील आएगा। तो वो क्यों क्यों होता है? जो इंजाइम उसका टेम्परेचर चेंज होता है, इंजाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग हम लोग का जो इंजाइम्स है वो वर्क थोड़ा स्लो करता है। अच्छा, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकॉज दे डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखो, मैंने पहले ही बोला था इंक्रीज करता है पचाने का। जब भी कोई एग्जांपल आए, देखो बहुत सारा काम होता है एंजाइम्स का। मैं बस एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बात कर रहा हूँ। तो आपको बस डाइजेस्टिव जैसे ही कैटलिस्ट का या एंजाइम्स का बात आए तो आपको सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस याद करना है। दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, बात सही है, इंक्रीज कर देता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता चुके हैं। बिकॉज दे डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यही तो काम होता है कैटलिस्ट का, आपने पढ़ा होगा ये केमिस्ट्री में ही, सर फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वो केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, दोनों में इस बात का आपको पहला बार कैटलिस्ट आपको मुलाकात होगी, वहाँ पे आपको पूरा सर अच्छे से समझाएंगे कैटलिस्ट का क्या काम होता है, ग्राफ वहाँ बताया जाता है। तो वहाँ एक टर्म आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो वो जो होता है वो कम कर देता है। मान लेते हैं, देख ही लो तुम, ये ये मान लेते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इस लेवल पे, मान लेते हैं इस यूनिट को 10 मान लेते हैं, यूनिट है कुछ भी हो सकता है, किलो जूल जूल कुछ भी, जूल किलो जूल में ही होगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ कर देता है, ये यहाँ पे, ये और नीचे कर दिया। अब यहाँ से कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होगा तो यहीं से उसको, एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी वो पॉइंट होता है जहाँ से रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में बनता है। तो कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी होते हुए, एक्टिवेशन एनर्जी से होते हुए गुजरना होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि यहीं ये एक्टिवेशन एनर्जी नीचे कर देता है और यहीं से ये टर्न ले लेता है, ये पूरा ग्राफ। अगर कैटलिस्ट अगर मान लेते नहीं होता, अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो यहाँ पे ऊपर में होता कहीं, तो यहाँ पे ऐसे जाता पूरा घूम के, उसको ज़्यादा समय लगता और ऊपर ग्राफ जाने में। तो यही होता है कैटलिस्ट का काम कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो थोड़ा सा घटा देता है, कम नीचे कर देता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड 6.22 किलोजूल while in the presence of enzyme hydrolysis of sucrose required only 2.15 किलोजूल पर मोल। देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये डाटा, लेकिन यहाँ पे बस एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि जो एसिड होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस हम लोग जब करते हैं ऑर्गेनिक में, आपने पढ़ा हो या फिर पढ़ोगे, तो उसमें अगर हम लोग सोर्स रिक्वायर फॉर इतना जूल चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी समझे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इतना चाहिए उसको एनर्जी पर मोल, 6.22 किलो जूल पर मोल, तब जाके वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ इंजाइम, इंजाइम कर ले, इंजाइम मतलब यहाँ बायो कैटलिस्ट है, मतलब एक इंजाइम मतलब कैटलिस्ट है। हाइड्रोलिसिस जो होगा ऑफ सुक्रोज का यहाँ बात हो रहा है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलती, यहाँ पे सुक्रोज है, सुक्रोज का रिक्वायर्ड ओनली 2.5 किलो जूल पर मोल, देख रहे हो, मतलब तकरीबन 3 गुना कम हो गया, एक तिहाई हो गया यहाँ पे, अगर हम लोग लेते हैं अगर इंजाइम तब। सही बात है सर, इंजाइम तो बहुत कमाल का चीज़ है। हाँ है, बात तो सही है। इंजाइम मतलब कैटलिस्ट, इंजाइम मतलब कैटलिस्ट, यहाँ पे इंजाइम जैसे ही शब्द आए आपको कैटलिस्ट समझना है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में भी कौन, तो हम लोग अभी बायो पढ़ रहे हैं, मतलब बायो का भी क्या, बायो मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, मतलब एक तरह से बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इंजाइम्स देखेंगे। तो कोई यहाँ तीर धनुष बनाया, अच्छा है ना तीर धनुष। प्रॉपर्टी ऑफ इंजाइम्स, पहला है हाई इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी। Enzyme increase the speed of reaction up to 10 million times as compared to uncatalyzed reaction।
देखो 10 मिलियन टाइम्स, समझ रहे हो ये डाटा कितना महत्वपूर्ण है। मतलब याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट जो होता है वो 10 मिलियन टाइम्स जो होता है वो इंक्रीज कर देता है रेट को। सोचो, इंजाइम्स या फिर बोलो कैटलिस्ट। इंजाइम मतलब कैटलिस्ट, मैंने शुरू में ही बोला है। 10 मिलियन टाइम्स, अगर वहीं अगर अनकैटलिस्ट रिएक्शन लेंगे, मतलब जहाँ हम लोग कैटलिस्ट नहीं लेंगे, वहाँ पे आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्टेंट को, तब जाके वो प्रोडक्ट में बनेगा। एक्सट्रीम स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा हम लोग अभी दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, एक्सट्रीम स्मॉल क्वांटिटी। इन ये क्या बोल रहा है, थोड़ा उनको भी समझ में नहीं आया। एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मोल। एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मोल। देखो बात सही है, हम लोग को एंजाइम बहुत कम मात्रा में लेना होता है किसी भी रिएक्शन में, छोटा सा। आप देखते होंगे जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4, ये SO3 रहता है, ये कुछ इस टाइप का रहता है। उसमें हम लोग और भी आगे पीछे रिएक्शन होती है, मतलब मेनली ये होता है। तो P2O5 हम लोग लेते हैं, ये अपना कैटेलिस्ट है। इसका जो अमाउंट होता है ना भाई, बहुत 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 कम होता है, मिलियंथ। मिलियंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिलियंथ कम होता है। मतलब थोड़ा सा ही कैटलिस्ट देखो इतना बड़ा काम कर देता है। यहाँ मिलियंथ कम लेना है, छोटा सा एकदम छोटा अमाउंट लेना है, और काम कितना का करता है तो 10 मिलियन टाइम्स। बताइए, बताइए सर जी, इतना इतना काम कर लेता है। तो ये एक तरह से छोटा बम बड़ा धमाका वाला बात हो गया। ठीक है, ये वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बोलते हैं, ये आपको पढ़ना होगा मेरे ख्याल से, पी ब्लॉक में भी है, पी ब्लॉक में ही है। तो समझ में आ गया, बहुत कम अमाउंट में आपको कैटलिस्ट लेना होता है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, आगे चलो। स्पेसिसिटी, ठीक है। इंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। देखो ये अच्छा है, लिखना पड़ा था, एक बार मैंने कोशिश किया कि इस तरह से लिख के देखा जाए। The enzymes are highly specific in nature. One enzyme catalyze or control its own specific biomolecular reaction. देखो जो इंजाइम्स होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, क्या क्या का एग्जांपल दिया था। अब थोड़ा हम लोग बायोलॉजी के में याद करते हैं। देखो आगे चल के इसी वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताना है, जो इम्पोर्टेंट भी है। देखो कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, हैं हैं क्या, रुको मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास एग्जांपल है, सुक्रोज नहीं लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो बच्चा को याद हो जाए। अच्छा एग्जांपल जरूरी, ये वाला एग्जांपल जरूर याद हो ही जाता है बच्चा को। क्यों, हमको भी याद हो गया था, टीचर इसी तरह से याद कराए थे। पता ये क्या है, पता कर क्या ना, या फिर रुको बता ही देते हैं। ये इथेनॉल है, इथेनॉल। जो ड्रिंकिंग होता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हिंदी में उसको शराब बोलते हैं, तो उसके लिए ये यूज यही है, इसमें यूज किया जाता है, यही इथेनॉल है। शराब बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सी टू एच फाइव इसका मेन कंपोनेंट होता है, उसका बहुत अमाउंट में इसमें इथेनॉल मिलाना पड़ता है। बेसिकली रफ लैंग्वेज में इथेनॉल ही एक तरह से शराब ही है, ड्रिंकिंग बोल सकते हैं, ड्रिंक है। अच्छा, ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे जो बायो कैटलिस्ट होता है वहाँ पे ये होता है, या बोल सकते हैं इंजाइम। हम लोग इसका क्या यूज करते हैं, यहाँ जाइमाई यूज करते हैं, जाइमाई। ठीक है, ये जाइमाई। तो यहाँ माइक नहीं था मेरे पास, तो ग्लूकोज जाइमाइज, C2H5 में क्या मैं बोल रहा था कि ये जो अपना C2H5 है ना, C2H5
इसी को इथेनॉल बोलते हैं, और यही ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इथेनॉल में इथेनॉल एज ए यूज किया जाता है। आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा उस वक्त, थोड़ा माइक हमसे दूर था। तो C2H5 का यूज करने के लिए ग्लूकोज को हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, और इसमें हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं जाइमाई। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन यही है। तो ये स्पेसिफिक है कि ग्लूकोज से हमको इथेनॉल बनाना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ जाइमाई लेना होगा। इसी तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज, सुक्रोज। आगे मैं ये सब लिखाऊंगा इसी वीडियो में, या फिर अगले वीडियो में जो शूट करे। तो ये ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि सुक्रोज जो होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम लोग तोड़ने के लिए हम लोग इनवर्टेज यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप ग्लूकोज मतलब जाइमाई यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंटरवेज की तरह, सॉरी जाइमाई मतलब सुक्रोज से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना है, तो ये जरूरी, ये आप नहीं कर सकते कि आप इंटर इंटर इनवर्टेज की जगह आप जाइमाई यूज करें, ये जरूरी नहीं है। ये हाईली स्पेसिफिक होता है कि इस रिएक्शन के लिए यही, सिर्फ और सिर्फ यही कैटलिस्ट जिम्मेदार है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी ये मिटा देता हूँ, आगे इसको पूरा 6-7 गो इसी तरह है वो लिखा देंगे। ठीक है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है कि इस रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही होगा। माल्टोस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम माल्टेस, माल्टेस। ठीक है, हाँ बात सही है, यहाँ पे लिख भी लो। माल्टोस जो होता है, माल्टोस से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो अपना यूज करते हैं वो यूज करते हैं माल्टोज, टेज। एक मिनट, स्पेलिंग मैं एक बार चेक कर लूँ, माल्टेज। तो एकदम सही है, यहाँ पे माल्टेज होगा। स्पेलिंग आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे MALTAS, यही बात यहाँ पे रिपीट कर रहा है माल्टेज, कि इंजाइम्स जो होता है, इंजाइम्स, माल्टोज इज कैटलाइज्ड बाय इंजाइम, इंजाइम क्या है, माल्टेज। तो यहाँ पे यही तो चीज़ लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे यह भी बता दिया कि माल्टोज अगर हम लोग कैटलाइज करते हैं तो ग्लूकोज अपना मिलता है। तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं ये चीज़। नो अदर एंजाइम कैन कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। देखो यही बात, ये एग्जांपल यहाँ पे इसलिए ही रखा गया है, ये चीज़ बता रहा है कि नो अदर एंजाइम्स, नो अदर एंजाइम्स, नो अदर एंजाइम्स, इसलिए हाईली स्पेसिफिक होता है। अगर आपको माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो माल्टेज ही लेना पड़ेगा, और कोई आपको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है। तो यही चीज़ बताने के लिए मैंने एग्जांपल बताया था। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। द एंजाइम आर एक्टिव एंड मॉडरेट टेम्परेचर, द एंजाइम आर एक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड द पीएच अराउंड 7 ओनली। तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ये एक फैक्ट है कि एंजाइम्स होता है वो एक्टिव होता है मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में ही ये काम करता है, और इसका पीएच अराउंड 7 होता है। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बेसिक होता है। अब को एंजाइम्स का बात करते हैं। सम एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। देखो दीज आर मेटल्स। को एंजाइम्स मतलब कौन कौन सा एंजाइम्स, देखो जितना भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारा को एंजाइम्स है। जितना भी जितना भी मेटल्स है वो सारा का सारा को एंजाइम्स है। डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये बात तो मैंने नहीं, मतलब डी ब्लॉक वाले ही बोल रहे थे कि सर, डी ब्लॉक के एलिमेंट बोल रहे थे, एलिमेंट की सर हम ही लोग ज़्यादा कैटलिस्ट देते हैं। कारण क्या है, तो कैटलिस्ट सर हमारे यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं ना सर, वो ज़्यादा
उनका सरफेस एरिया हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसके कारण बहुत उस पे बहुत सारे मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो उसमें बहुत सारा पाउडर मॉलिक्यूल उस पर जाके अटैच हो सकता है और रेट को बढ़ा सकता है आसानी से। और दूसरा कारण बोल रहा था डी ब्लॉक वाले ही कि इसमें वेरिएबल हम लोग जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदान करते हैं, इसीलिए हम लोग से ही ज़्यादा इंजाइम्स निकलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली डी ब्लॉक वाले ही ट्रांजिशन मेटल ही इंजाइम्स या कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इन्हीं को और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड को इंजाइम्स, इन्हीं को इंजाइम्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। इंजाइम इनहेबिटर्स, ठीक है, उसके बाद अपना विटामिन शुरू हो जाएगा। एंजाइम इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स मतलब एक तरह से बोल सकते हैं देसी भाषा में कंट्रोलर्स, कंट्रोल करने वाले। तो दीज आर द कंपाउंड विच इनहिबिट, मतलब जो कंट्रोल करते हैं इंजाइम्स के एक्टिविटी को। ठीक है, ये अपना इंजाइम्स इनहिबिटर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल मैं अभी से ढूंढ के लाता हूँ। तो इसके एंजाइम्स आप लोग नोट कर सकते हैं, जो कि काम के नहीं है एंजाइम्स, लेकिन ठीक है, कर सकते हो अभी नोट करना है तो। एंजाइम्स हो गए अपने, जैसे कि बोल सकते हैं एलो पुरीनॉल, दूसरा ले सकते हैं डाई क्यूमेरॉल। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि इंजाइम इनहिबिटर्स के नाम के भी कुछ क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि इंजाइम की एक्टिविटी को जो कंट्रोल रखते हैं वो इंजाइम इनहिबिटर होता है। बेसिकली ये जो डी कैमरॉल होता है ना, ये वाला, ये विटामिन के एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। अच्छा, अब विटामिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब विटामिन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये देखो 3 स्टार लगा हुआ है इसमें। 3 स्टार का मतलब होता है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, विटामिन्स। इसके लिए देखो इस बोल सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट, समझ जाओ तो बोला जा सकता है इसको, विटामिन्स। अब थोड़ा एनसीईआरटी का फोटो मैंने अटैच करके लाया, क्योंकि ज़्यादा इससे बाहर एनसीईआरटी से पूछता नहीं है। इट हैज़ ऑब्जर्व सर्टेन ऑर्गेनिक आर रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइट देयर डिफिशिएंसी मोस्ट डिजीज विटामिन्स। देखो, विटामिन्स की कमी के कारण बहुत से आपको रोग हो सकते हैं, ये बात तो सही है। These most of the vitamin cannot be synthesis our body, but plant can synthesis almost all of them they are considered essential food factor। ठीक है, ये important नहीं है कुछ। however the bacteria, देखो पढ़ना important है, थोड़ा ये रिवाइज में रहेगा ना कि हाँ ये जो प्लांट और एनिमल के बारे में कुछ बोल रहा है, प्लांट कैन साइंथेसिस पचा सकते हैं, साइंथेसिस में पचाना, मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसिस इन आवर बॉडी, नहीं पच सकते, लेकिन प्लांट उसको रख सकते हैं विटामिन को। हाउएवर द बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन रिक्वायर्ड बाय अस, ऑल द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट। ठीक है, सही बात है कि ये हमारे डाइट में अवेलेबल होते ही हैं, available in our diet. Different vitamin belongs to various chemical classes and it is difficult to define them on the basis of the structure. They are generally regarded as organic compound required in the diet in a small amount of perform specific biological function for normal maintenance or optimum, generally required for the
स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक। अगर तुम विटामिन नहीं लोगे ना तो बहुत सी बीमारी हो सकती है, सही बात है। तुमको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे उसके बारे में देखेंगे, ये तो बस रीड मार रहे हैं आप लोगों के लिए। विटामिन आर डिजाइनेटेड बाय अल्फाबेट ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी ई के तक जाता है, ठीक है। ई एफ और भी क्या होता है, और एक मिनट देख। विटामिन सी हो गया, विटामिन ए, ठीक है। आगे विटामिन आर डिजिनेटेड बाय अल्फाबेट ए बी सी डी, तो पढ़ लिए। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम एज सब ग्रुप B1 B2 B6 B12। देखो बी को कितना क्लासीफाई, मतलब विटामिन बी होता है ना, उसमें भी उसमें क्लासीफाई किया गया B1 B2 B3 B12 एक्सेट्रा। एक्सेस विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल। देखो कोई भी चीज़ दुनिया में, ये एकदम सत्य बात है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपको ज़्यादा लेने पे हार्मफुल करता है। एक्चुअली विटामिन बहुत अच्छा चीज़ होता है, लेकिन आप उसको भी ज़्यादा लोगे तो हार्मफुल क्रिएट करेगा। विटामिन पिल शुड नॉट बी टेकन विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर, ठीक है। कैल्शियम का हम लोग दवाई खाते हैं एक तरह से। विटामिन डी में होता है ना कैल्शियम। अच्छा वो आगे चल के एक मिनट देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं रहता, बूढ़ा ना हो गया। अ, विटामिन डी में होता है, सॉरी। विटामिन डी के लिए आपको डॉक्टर जो है वो देते हैं गोली। तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आपके घर में खाया जा रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से पूछ ले। जनरली लोग तो बिना डॉक्टर की सलाह के लिए कि इसके नाखून में वाइट वाइट हो गया है तो इसके लिए विटामिन का कमी है, तो लोग ले लेते हैं। लेकिन सही तरीका है कि आप बिना डॉक्टर से परमिशन के आप ना लें। The term vitamin be coined as the word vital plus amine oh, since the earlier identified compound has amino group। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे अभी भी, अभी नहीं कुछ साल पहले तक काम चल रहा था। बहुत चीज में बदले गए हैं। लेटर वर्क shows that most of the did not contain amino acid। The letter E was dropped to turn as vitamin। कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, ये पूछता नहीं है। विटामिन आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी इन द फैट। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है। एक होता है फैट सॉल्युबल। तो कीड़ा करके आप याद सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा, ये जितने भी होते हैं ना कीड़ा, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारा जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, मतलब पानी में नहीं घुलेगा, फैट में घुलेगा। कीड़ा, कीड़ा में एक फैट होता है। इस तरह याद करने के तरीका बता रहे हैं। विटामिन विच आर soluble in fats and oils which are insoluble kept in this group। these are vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K। देखो वही चीज, दे आर स्टोर इन लीवर। अभी ये चीज आप देख सकते हैं। विटामिन, ओहो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, और इधर भी आप याद रख सकते हैं ये चीज, ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज। देखो ये क्या बोल रहा है कि दीज आर स्टोर, लीवर में होते हैं ये सब। फैट सॉल्युबल है तो लीवर में फैट होता है, इसलिए ये सब लीवर में होते हैं या एडिपोज में होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में होते हैं एक्चुअली। दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन जो बच्चे वो अपने वाटर सॉल्युबल हो गए तो विटामिन सी हो गया और विटामिन बी हो गया। ये दोनों जो है वाटर सॉल्युबल है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। ये अपने फैट है कीड़ा, और ये विटामिन सी और विटामिन बी जो है अपने वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स,
विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन विटामिन बी ग्रुप, विटामिन सी ग्रुप आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, यही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, ये चीज देख सकते हैं। ये सी और विटामिन बी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर readily excrete in urine and can't be stored। ठीक है, विटामिन 1 होता है, विटामिन 2 होता है, विटामिन 3 होता है, 2 होता है, 6 होता है। उसके बाद हम लोग के सिलेबस में विटामिन 6 होता है, और विटामिन 1 2 मतलब 12 बोल सकते हैं, या 1 2 बोलो, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तो विटामिन बी जो होता है ये कहाँ गया, तो विटामिन जो बी होता है ये इस 4 तरह का होता है, और भी होते होंगे लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है। तो B1 B2 B6 B12। अब चूंकि इसमें एक जगह एक्सेप्शन है, ये विटामिन बी तो वाटर सॉल्युबल होते ही हैं, चूंकि मैंने यहाँ बोला ही है, तो ये तीनों तो होंगे विटामिन वाटर सॉल्युबल, लेकिन ये वाले जो होंगे विटामिन क्या उसको बोलेंगे, विटामिन 1 2 या 12, ये होते हैं फैट सॉल्युबल, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये प्लीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट का टैग लगा लो, इंपॉर्टेंट। ये जो होता है ये होता है फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और ये जो होता है ये तीनों तो अपना वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है। तो ये चीज़ एक्चुअली पूछता है फैट सॉल्युबल में। और एक और चीज़ मुझे बताना था कि अब कोई भी विटामिन जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, तो आराम से हमारा बॉडी तो खून इधर से उधर दौड़ते रहता है, खून में पानी होता है, मतलब 70% या 80% हमारा जो बॉडी है वो अपना मतलब ज़्यादा अमाउंट में बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि पानी से बना है। बात सही है, बना है, लेकिन विटामिन जो होता है उसमें वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो तो हो सकता है कि एक्स यूरिन के द्वारा जो हम लोग मतलब यूरिन के द्वारा विटामिन वो सब हो सकता है कि बाहर निकल जाए। अ, ठीक है, तब वो चीज़ तो हम लोग को कितना बार दिन में जाते हैं, तो इस तरह से विटामिन का कमी हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपको यहाँ पे रेगुलर डाइट में लेना पड़ेगा, बिकॉज विटामिन आर रिडली एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, यूरिन मतलब टॉयलेट, कांट बी स्टोर। ठीक है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग को पानी में सॉल्युबल होता है, आराम से ये बह के निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर डाइट में लोगे तो आपको इसका कमी नहीं होगा। सम विटामिन एंड देयर सोर्स डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी लिस्टेड टेबल। अब ये टेबल के लिए ये जो टॉपिक है विटामिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल के लिए, इस लाइन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये समझिए, ये आपको एनसीईआरटी में सारा मिल जाएगा, एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये टॉपिक। तो विटामिन ए को हम लोग कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये अपना फिश, लीवर, ऑयल, कैरोट, बटर, मिल्क। ठीक है, इससे हम लोग एक्सोथोलोपी हालमी क्या नाम है इसका, आप ही पढ़ सकते हैं, आप ही लोग पढ़ना। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉर्निया होता है ना, आँख में एक होता है कॉर्निया, तो वो अपना हार्ड हो जाता है, या फिर उसको हम लोग उसके कारण क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आपको रात में दिखेगा ही नहीं विटामिन ए की कमी से। सोर्स क्या है, आपको क्या चीज़ लीजिएगा तो आप इसको कम कर सकते हैं, तो आप मछली, सॉरी मछली बोला मैं, फिश लीवर ऑयल, एक तरह का मुझे नहीं पता इसमें फिश लीवर ऑयल क्या होता है, वो खाना चाहिए। कैरोट, बटर, बटर भी खाना चाहिए, वाह, मिल्क, दूध भी पीना चाहिए, कैरोट, गाजर खाना चाहिए। ठीक है, मक्खन खाना चाहिए। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 को थायमाइन बोलते हैं, ये याद रखो, विटामिन बी 1 को थायमाइन बोलते हैं। इसका नाम भी पूछ देगा। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोमीन बोलते हैं। विटामिन बी 6 को पायरो पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी में से पूछेगा।
विटामिन सी को तो सबको पता होता है कि विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और भी कोई है क्या? तो नहीं, तो ये आपको नाम याद करके रखना है, और यहाँ पे आपको सोर्स याद करके रखना है, ये पूरा सोर्स आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इसके डिफिशियंसी से क्या होगा, जैसे कि विटामिन वन मतलब थायमाइन की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। अ, मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि जब आप पढ़ने के पीरियड में हो, आप बच्चे हो, तो बच्चे में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उस बच्चे को ध्यान से ग्रोथ में आपको बेसिकली प्रॉब्लम दिखेगा, तो उसका ग्रोथ कम हो जाता है। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन के कारण चेलोसिस होता है। ठीक है, मुंह में छाला पड़ जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है वो आपको एनीमिया का कर सकता है। उसमें क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाता है, मतलब एक तरह से आरबीसी काम करता है, हीमोग्लोबिन का काम करता है ऑक्सीजन खून में मिक्स करने में, खून को लाल रखने में हीमोग्लोबिन का काम होता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है, हड्डी कमजोर हो जाएगा आपका, स्कर्वी। या फिर ब्लीडिंग गम्स हो सकता है, ब्लीडिंग गम। और विटामिन डी से हड्डी कमजोर हो जाएगा आपका, चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए डॉक्टर जो होता है विटामिन मतलब कैल्शियम का दवा देता है, वो थोड़ा हार्ड करता है। ठीक है, जॉइंट पेन हो सकता है अडल्ट को। ठीक है, विटामिन ई के कारण क्या होता है, इंक्रीज इन फेबिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, विटामिन ई के कारण। और विटामिन के पास इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो कट फट जाता है तो जो डब्ल्यू प्लेटलेट्स होता है जो कवरिंग के लिए आता है, उसमें समय लग जाएगा, खून जमने में समय लग जाएगा, ऊपर से जो क्लोटिंग होता है अगर आपके हाथ कट जाए तो वो भी बहुत दर्दनाक स्थिति होता है। तो वो सब चीज़ को कम करने के लिए आपको ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो भी सोर्स दिया हुआ है, आपको ये सारा चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। ये आपको ये समझाने वाला नहीं, ये रटने वाला, इसलिए ये विटामिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा मैं स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो छोटा बनाना है, लेकिन समझाने में कोई कमी नहीं है। ये मैं क्या इसमें समझाऊँ, इसमें पायरोडॉक्सिन में ईस्ट मिल्क एग, आपको सीरियल्स एंड ग्राम्स लेना होता है, इसकी कमी से आपको हो जाएगा कन्वल्सन हो जाता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन वन टू की कमी से या ट्वेल्व की कमी से। हाँ, हेमोग्लोबिन के हो जाता है, उसमें आपको मीट खाना होता है, मछली खाना होता है, एग खाना होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप शाकाहारी से भी बहुत चीज़ सुधार सकते हैं। और विटामिन सी साइट्रस एसिड जो नींबू में, आंवला में, ग्रीन में, मतलब खट्टा चीज़ में होता है। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, विटामिन डी लेने के लिए लोग बड़े लोग बोलते हैं कि सुबह उठो और विटामिन, सुबह 5 बजे उठो और धूप में बैठो, क्यों वो बोलते हैं, उसमें विटामिन डी होता है उस धूप के प्रकाश में, और वो अपने हड्डी को मजबूत कर देता है। ये सब कारण होते हैं जिससे हम लोग अपने मतलब जितना भी ये सब आपको याद करना है कि विटामिन का नाम याद करना है, सोर्स याद करना है, और डिफिशियंसी याद करना है। तो ये अपना होता है बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री, क्या बायोमोलिक्यूल खत्म। ये था अपना पार्ट 12। और इसी में मैं सोच रहा हूँ एक आपको लिस्ट दे दूँ, उसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको वो याद करना है। तो वो लिस्ट आपको अभी मिल जाता है, 1 मिनट वीडियो रोक के मैं लिख देता हूँ। तो मैं इस लिस्ट की बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुक्रोज, ये आपको बेसिकली ये चीज़ पूछा जाता है, ये कैटलिस्ट है। सुक्रोज से हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, 2 मिनट और लेंगे। सुक्रोज से इनवर्टेज बनाना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज लेते हैं। ग्लूकोज को जाइमाइस, ग्लूकोज से हमको इथेनॉल बनाना होता है, ये इथेनॉल है। इसी का एग्जाम्पल हम लोग उस समय लिए थे, तो जाइमाइल लेना होता है, CO2 रिलीज होता है। स्टार से हम लोग माल्टोज बनाते हैं, डाई लेते हैं। माल्टोज से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, तो हम लोग माल्टेज लेते हैं। यूरिया से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, NH3, तो यूरीज लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन, अगर प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाना है तो आप पेप्सिन लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, पेप्सिन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ये बता दूं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विटामिन 112 में कोबाल्ट होता है, और एंटी कैंसर ड्रग जो होता है प्लेटिनम होता है, एक तरह से दूसरा नाम हुआ प्लेटिनम का एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। और विटामिन 112 कोबाल्ट में होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विटामिन 112 में कोबाल्ट होता है, एंटी कैंसर ड्रग प्लेटिनम में प्लेटिनम का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप। और सॉरी थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन सारा चीज़ हम लोग ने कवर कर लिया, और ये अपना लास्ट वीडियो था। पार्ट 11 पार्ट लगे इस वीडियो, इस बायोमोलिक्यूल को ख़त्म करने के लिए। और थैंक यू, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, और इसको रीडिंग एनसीईआरटी को रीडिंग जरूर मारिए, मेरा नोट्स जरूरी नहीं है। और अगेन सॉरी वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया। थैंक यू।